स्कूल के बुली ने पूरी क्लास के सामने मेरी गर्लफ्रेंड जो क्लास की क्वीन थी को पकड़ लिया और इस बार मैंने अपने हाथ अपनी जेब में ही रखे। पिछली जिंदगी में इन्हीं हाथों ने मेडिसन कोल के लिए टाइलर हेस का मुंह तोड़ा था और फिर SAT मेरी जिंदगी के सबसे जरूरी एग्जाम से पहले एक डिसिप्लिनरी नोटिस पर साइन करके अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। इसलिए जब मेडिसन ने मेरा नाम ऐसे चिल्लाया जैसे मैं अभी भी उसका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ तो मैं मुस्कुराया, मुड़ा और वहां से चला गया। क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया। टाइलर हेस का एक हाथ अभी भी मेडिसन की कलाई पर था। वो लंबा और एथलेटिक था और हमेशा उस अमीर बच्चे जैसा। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वेस्ट ब्रिज हाई का हर हॉलवे उसके परिवार का। और ये बात लगभग सच भी थी। उसके पिता डीन हेस छात्रों के अनुशासन का काम देखते थे और टाइलर इतने लंबे समय से उस सुरक्षा घेरे में रह रहा था कि शायद उसे लगता था कि स्कूल के नियम मौसम की तरह होते हैं। मेडिसन लड़खड़ाकर पीछे हटी। उसका चेहरा लाल था और आंखें पहले से ही चमक रही। कमरे में मौजूद लोगों को यह समझने में भी देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। उससे पहले ही उसके पास सही समय, सही एंगल और पीड़ित की तरह कांपने का हुनर तैयार था। मेरी पिछली जिंदगी में उस नजर ने मेरे दिमाग को झकझोर कर रख दिया। इससे पहले कि कोई मुझे रोक पाता मैं क्लासरूम में दौड़ पड़ा। टाइलर हंसा, मैंने मुक्का मारा, वो गिर पड़ा और पूरी क्लास में हंगामा मच गया। लगभग 10 सेकंड तक मुझे हीरो जैसा महसूस हुआ। फिर टीचर आ गए। मेडिसन ऑफिस में रोई और कहा कि उसने मुझे कभी लड़ने के लिए नहीं कहा। टाइलर के दोस्तों ने कहा कि मैं जलता था। मिस्टर मॉरिसन, हमारे होम रूम टीचर, ने मुझसे कहा कि सीनियर ईयर जज्बाती प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत अहम होता है। डीन हेस ऐसे चेहरे के साथ आए जैसे उन्हें बहुत निराशा हुई हो, मानो उनके बेटे ने ही यह सब शुरू न किया। मैंने अपनी गलती मानी, मैंने माफी मांगी, मैंने पूरे स्कूल की आलोचना झेली। वो अनुशासनात्मक रिकॉर्ड SAT से पहले के सबसे अहम महीनों तक मेरे साथ रहा। मैंने वे मौके गंवा दिए जिनके लिए मुझे लड़ना चाहिए। मेरा मन कभी शांत नहीं हुआ और जिस परीक्षा को मेरी जिंदगी बदल देनी चाहिए थी वो दिन ऐसा बन गया जब मुझे पता चला कि किसी की बेवकूफी भरा मुक्का कितना महंगा पड़ता है। सबसे मजेदार बात तो ग्रेजुएशन के बाद हुई। मेडिसन कोल, जिस लड़की का बचाव करते हुए मैंने खुद को बर्बाद कर लिया था, उसने टाइलर हेस को डेट करना शुरू कर दिया। फिर उसने उससे शादी कर। तो हाँ, जब मैंने आंखें खोली और खुद को उसी क्लासरूम में पाया जहाँ वही सीन दोबारा हो रहा था तो मुझे हीरो जैसा महसूस नहीं हुआ। मुझे होश आया। लोगन, मेडिसन ने मुझे आवाज। मेरे क्लासमेट्स मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैंने कोई उम्मीद के मुताबिक काम न करके कोई अपराध कर दिया। पीछे कहीं किसी ने फुसफुसाकर कहा, क्या वो सच में जा रहा है? टाइलर का मुंह ऐंठ गया। वो निराश दिख रहा था। ये मेरी दूसरी जिंदगी का पहला इनाम। उस लड़के ने चारा डाला था और मछली ने हुक को परखा, उबासी ली और तैरकर दूर चली गई। मैं हॉलवे तक आधा ही पहुंच पाया था कि मेडिसन ने मुझे पकड़ लिया और मेरी आस्तीन खींच। लोगन, तुम्हें क्या हो गया है? उसकी आवाज इतनी तेज कांपी कि क्लासरूम में सबको सुनाई दे। तुमने देखा उसने मेरे साथ क्या किया? मैंने अपनी आस्तीन पर रखे उसके हाथ की ओर देखा। अपनी पिछली जिंदगी में मैं उसकी आवाज में दर्द महसूस कर पाता। इस बार मुझे बस निर्देश सुनाई दिए, यहाँ खड़े हो जाओ, गुस्सा करो, उसे मारो, इल्जाम अपने ऊपर ले लो। मैंने कहा, मैंने देखा। मेडिसन की आंखें फैल गईं। तो तुम वहां से चले क्यों गए? क्योंकि मेरे पैर काम करते हैं। दरवाजे पर खड़े कुछ लोगों ने हैरानी से सांस खींची। एक लड़के ने हंसी जैसी आवाज निकाली, लेकिन जब मेडिसन ने अपनी नम आंखों से उसकी ओर देखा तो उसने उसे दबा लिया। उसने मुझे हॉल में और अंदर खींचा और अपनी आवाज धीमी कर ली। क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाओगी तो सबको लगेगा कि तुम डर गई हो। कांपते हुए भी सबसे जरूरी बात साफ, इमेज। सब लोग? मैंने पूछा। मेडिसन ने अपना होंठ काटा। मेरा मतलब है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। ये बात जितनी असरदार होनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा नरमी से कही गई। पुरानी जिंदगी में मैं इसी शब्द के सहारे जी रहा। कॉरिडोर में एक मुस्कान, देर रात का मैसेज, या यूं ही कह देना कि तुम मुझे किसी और से बेहतर समझते हो। किसी बेवकूफ को आग में कूदने के लिए उकसाने के लिए इतनी मिठास काफी थी। मैंने अपनी आस्तीन उसकी उंगलियों से छुड़ाई। मजेदार है, मैंने कहा, जब मुसीबत आती है तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ। जब टीचर पूछते हैं कि झगड़ा किसने शुरू किया तो मैं गुस्से वाला कोई आम लड़का बन जाता हूँ। उसका चेहरा सख्त हो गया। ये सही नहीं है, उसने धीरे से कहा। तुम सही कह रहे हो। सही गलत का फैसला तो तभी खत्म हो गया था जब टाइलर ने तुम्हें छुआ और किसी तरह मैं वो बन गया जिसे सजा देने का सब इंतजार कर रहे। मेडिसन ने तेजी से पलकें झपकाई। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। वह अच्छी, ये तो मानना ही पड़ेगा। अगर रोने का कोई एंट्रेंस एग्जाम होता तो वह सीधे किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता। मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा, उसने कहा। मुझे पता है। उसके चेहरे पर राहत की झलक दिखी। फिर मैंने कहा, और मैंने तुम्हारी ढाल बनने के लिए भी नहीं कहा था। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। हमारे पीछे टाइलर क्लासरूम के दरवाजे से ऐसे टिका हुआ था जैसे पूरी बिल्डिंग उसी की हो। वाह, उसने खींचकर कहा। कोल, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो किसी काम का नहीं है, पुराना मैं। एक बार उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। टाइलर, अगर तुम्हें इतना ध्यान चाहिए तो क्लास में अपना हाथ उठाओ, ये फ्री है। हॉलवे में आवाज आई। कुछ स्टूडेंट्स हंसे, इससे पहले कि वे डर से भर जाएं। टाइलर का चेहरा काला पड़ गया। मेडिसन के आंसू आधे सेकंड के लिए रुके, जिससे मुझे आंसुओं से कहीं ज्यादा पता चल गया। इससे पहले कि टाइलर जवाब दे पाता, मिस्टर मॉरिसन की आवाज हॉल में गूंज उठी। लोगन मिलर, मेडिसन कोल, टाइलर हेस अब ऑफिस। स्कूल की मशीन जाग गई थी। टीचर के ऑफिस के अंदर हवा में पुरानी चाय, चौक की धूल और बड़ों वाले
यकीन की महक आ रही थी। मिस्टर मॉरिसन अपनी डेस्क के पीछे उंगलियां दबाकर बैठे। मेडिसन एक तरफ खड़ी थी, आंखें नीची थी। टाइलर खिड़की के पास झुक गया, पहले से ही बोर हो रहा था। मैं बीच में ऐसे खड़ा था जैसे मेरे आने से पहले ही आंसर की भर दी गई। मिस्टर मॉरिसन की तरफ, लोगन, सीनियर ईयर एक जरूरी समय होता है। तुम्हारे ग्रेड हमेशा अच्छे रहे हैं, तुम अब परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो? मैं लगभग स्पीड की तारीफ करने लगा। हमने इन्वेस्टिगेशन छोड़ दी और सीधे निराशा में चले गए। टीचर, मैंने कहा, मैंने क्या परेशानी खड़ी कर दी? मिस्टर मॉरिसन ने भौहें चढ़ाई। शब्दों का खेल मत खेलो। टाइलर कहता है कि तुमने उसे उकसाया। मेडिसन कहती है कि कोई गलत फहमी हुई। पूरी क्लास ने तुम्हें हॉलवे में बहस करते देखा। पूरी क्लास ने टाइलर को मेडिसन को पकड़ते हुए भी देखा। टाइलर ने जीभ चटकाई। मैं मजाक कर रहा था। बढ़िया, मैंने कहा। फिर मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था। मिस्टर मॉरिसन ने डेस्क पर हल्के से थप्पड़ मारा। इतना जोर से नहीं कि डरावना लगे, बस इतना जोर से कि सबको याद आ जाए कि कमरा किस एडल्ट का है। बहुत हो गया लोगन। भले ही टाइलर का बर्ताव गलत था, उसके बाद तुम्हारा रवैया बहुत बुरा था। तुमने अपने क्लासमेट को शर्मिंदा किया, ताने मारे और क्लास का ऑर्डर बिगाड़ दिया। मैंने धीरे से सिर हिलाया तो टाइलर ने किसी को पकड़ लिया। मेडिसन मुझे इसमें घसीटती है और मेरा रवैया इमरजेंसी है। मेडिसन ने अपना चेहरा उठाया। लोगन, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तुम्हें किसी चीज में नहीं घसीटा। मैंने उसकी तरफ देखा। ऑफिस शांत हो गया। मेरी जेब में मेरा फोन जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा भारी लग रहा था। मेरे पास अभी भी वो मैसेज था जो उसने क्लास से पहले भेजा, जिसमें कहा गया था कि टाइलर उसे फिर से परेशान कर रहा है। जिसमें पूछा गया था कि क्या मैं पास रह सकता हूँ क्योंकि उसे डर लग रहा है। पुरानी जिंदगी में मैंने कभी नहीं दिखाया। मुझे लगा कि उसे बचाने का मतलब सबूत निकल जाना है। इसी तरह एक इंसान खुद को डोरमैट में ट्रेन करता है और उसे प्यार कहता है। मिस्टर मॉरिसन ने एक ड्रॉर खोला और एक खाली स्कूल फॉर्म निकाला। हम ये करने जा रहे हैं, तुम एक सच्ची सोच लिखोगे, 1500 शब्द। तुम टाइलर और मेडिसन से सिचुएशन को बढ़ाने के लिए माफी मांगोगे। अगर तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा है तो मैं इसे एक बड़ा डिसिप्लिनरी इशू बनने से रोक सकता हूँ। यूनिवर्स ने मेरे लिए पहली छोटी सी जीत गिफ्ट में दी थी। वही कमरा, वही टीचर, वही ट्रैप, अलग बेवकूफ नहीं, मैंने कहा। मिस्टर मॉरिसन मुझे घूर रहे थे। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, नहीं, मैं ये नहीं लिख रहा हूँ। टाइलर खिड़की के पास सीधा खड़ा हो गया। अचानक उसे इंटरेस्ट आया। मेडिसन का चेहरा इतनी तेजी से बदला कि मुझे लगभग हंसी आ गई। पहले घबराहट, फिर गुस्सा, फिर वह नरम गुजारिश भरी नजर जो उसने तब दिखाई जब वह चाहती थी कि कोई और उसका बिल भरे। लोगन, उसने जल्दी से कहा, जिद्दी मत बनो, बस लिख दो। ये सीनियर ईयर है। क्या तुम सच में चाहते हो कि ये सीरियस हो जाए? इसीलिए मैं इसे नहीं लिख रही हूँ। मिस्टर मॉरिसन की आवाज सख्त हो गई। क्या तुम टीचर के अरेंजमेंट को मना करने के नतीजों को समझते हो? मैं इस कमरे में किसी से भी बेहतर नतीजों को समझता हूँ। एक सेकंड के लिए मेरी आवाज बहुत सपाट निकली। मेरी आंखों के पीछे पुराना एग्जाम हॉल घूम गया। मेरा कांपता हुआ हाथ वो खाली जगह जहाँ जवाब होना चाहिए। बाद में मेरी माँ की थकी हुई मुस्कान, ये दिखाते हुए कि मेरे स्कोर ने उनका दिल नहीं तोड़ा। मजाक मेरे गले में ही मर गया। मिस्टर मॉरिसन ने ध्यान नहीं दिया। उनके जैसे बड़े लोग इंसानी हिस्से पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। उन्होंने कंप्लायंस पर ध्यान दिया। ठीक है, उन्होंने कहा, चूंकि तुमने खून ऑपरेट करने से मना कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पेरेंट को फोन करूंगा। मेडिसन का चेहरा पीला पड़ गया। ये दिलचस्प था। मिस्टर मॉरिसन ने ऑफिस का फोन उठाया और कॉन्टैक्ट सिस्टम में मेरी माँ का नंबर ढूंढा। जैसे ही वो बजा, मेडिसन मेरी ओर एक कदम बढ़ी। लोगन, उसने धीरे से कहा, क्या तुम इसे और खराब करना बंद कर सकते हो? किसके लिए? उसका मुंह खुला। कोई जवाब नहीं। सुंदर। मेरी माँ 20 मिनट बाद आई। उसने अभी भी वही कार्डिगन पहना हुआ जो वो घर पर पहनती थी जब वह बहुत तेजी से बाहर निकल रही होती। उसका चेहरा चिंता से तना हुआ और वह हिस्सा दुख रहा। मैं टाइलर पर हंस सकता था, मैं मेडिसन पर हंस सकता था, मैं मिस्टर मॉरिसन पर भी हंस सकता था जो सही होने का नाटक कर रहे थे। मैं अपनी माँ पर नहीं हंस सकता जो स्कूल में ये सोच कर जा रही थी कि उसका बेटा उस तरह का लड़का बन गया है जो एक लड़की के लिए परेशानी खड़ी करता है। लोगन, उसने धीरे से कहा, मुझे एक तरफ खींचते हुए, बताओ क्या हुआ? मिस्टर मॉरिसन ने शुरू किया। मिसेज मिलर, सिचुएशन पहले से ही बहुत साफ है, तो मेरे बेटे को बोलने दो, मेरी माँ ने कहा। ऑफिस में शांति हो गई। मेरी माँ जोर से नहीं बोल रही, इसी वजह से ये काम कर रहा। मैंने अपना फोन निकाला, चैट खोली और उसे दे दिया। मेडिसन ने क्लास से पहले मुझे मैसेज किया। उसने कहा कि टाइलर उसे परेशान कर रहा है। उसने कहा कि वह डरी हुई है। अपने आखिरी मैसेज में मैंने खुद को रोक लिया। मेरा मतलब है, मुझे लगा कि उसे मदद चाहिए। फिर जब हालात बिगड़ गए, उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे मैंने खुद को अंदर डाल दिया हो। मेरी माँ ने मैसेज एक बार पढ़ा, फिर दोबारा। उनकी उंगलियां मेरे फोन पर कस गईं। मेडिसन कोल, उन्होंने डेस्क के पास खड़ी लड़की की तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या तुमने ये भेजा है? मेडिसन की आंखें फिर भर आईं। आंटी, तब मैं डर गई थी। मेरा मतलब ये नहीं था कि लोगन गलत समझे। गलत समझा। मेरी माँ की आवाज तेज हो गई। आपने मेरे बेटे से मदद मांगी, फिर टीचर को उसे प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करने दिया। टाइलर ने नाक सिकोड़ी। ये सिर्फ एक मैसेज है। किसी ने उसे उसके बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करने के लिए नहीं कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। किसी ने तुम्हें हैंडसी क्लाउन की तरह एक्ट करने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन हम यहाँ हैं। मिस्टर मॉरिसन चिढ़ गए। लोगन, मेरी माँ ने उनकी तरफ देखा। टीचर, मेरे बेटे के पास प्रूफ है कि मेडिसन ने उससे मदद मांगी थी। टाइलर ने माना कि उसने मजाक में उसे छुआ था। सिर्फ मेरे बेटे को ही रिफ्लेक्शन लिखने के लिए क्यों कहा जा रहा है? पहली बार मिस्टर मॉरिसन अनकंफर्टेबल दिखे। ये लगभग 2 सेकंड तक चला। मिसेज मिलर, उन्होंने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, मेडिसन को गोलमोल मैसेज नहीं भेजना चाहिए था और टाइलर का मजाक गलत था। मैं उनसे अलग से बात करूंगा, लेकिन उन बातों को एक तरफ रखते
हुए लोगन का रवैया अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा है। मिस्टर मॉरिसन ने आखिरकार चुप रहने वाली बात पूरे वाक्य में कह दी थी। ये इतनी बेवकूफी भरी बात थी कि इसे एक फ्रेम मिलना चाहिए था। मैं धीरे से हंसा, इतना कि वह सुन सके। मिस्टर मॉरिसन का चेहरा उतर गया। आप किस बात पर हंस रहे हैं? कुछ नहीं टीचर, मैं इम्प्रेस्ड हूँ। इम्प्रेस्ड? हाँ। बातों को एक तरफ रखते हुए क्या मैं भी बादशाह हो सकता हूँ? अगर हम असलियत को छुट्टी पर भेज रहे हैं तो मुझे एक बेहतर टाइटल चाहिए। मेरी माँ की आंखें मेरी तरफ घूमी, मुझे चेतावनी देते हुए कि इससे पहले कि मेरा मुंह खुद डिसिप्लिनरी नोटिस दे दे रुक जाऊं। लेकिन मिस्टर मॉरिसन का चेहरा बैंगनी हो जाना मेरे अंदर किसी छोटी सी चीज को ठीक कर गया। अब तुम अपने टीचर का मजाक उड़ा रहे हो? उन्होंने पूछा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि बातें सिर्फ तब ऑप्शनल क्यों हो जाती हैं जब वे मेरी मदद करती हैं। उनके जवाब देने से पहले ही ऑफिस का दरवाजा खुल गया। डीन हेस अपनी बांह के नीचे एक फोल्डर और टाइलर की तरह ही अपने चेहरे पर जौलाइन लिए अंदर आए। यदि किसी को कभी इस बात का प्रमाण चाहिए था कि स्कूल की राजनीति वंशानुगत हो सकती है तो वो यही था। उसने पहले टाइलर को नहीं देखा, उसने मुझे देखा। लोगन मिलर, उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि आपने आत्मचिंतन लिखने से इनकार कर दिया और अपने होम रूम शिक्षक का अपमान किया। मैंने उससे टाइलर की ओर देखा, फिर वापस। त्वरित समाचार सेवा। डीन हेस की आंखें ठंडी हो गईं। ये रवैया वास्तव में समस्या है। आपके ग्रेड अच्छे हैं, लेकिन ग्रेड ही सब कुछ नहीं है। एक छात्र जो शिक्षकों का सम्मान नहीं करता वह वेस्ट ब्रिज हाई में नहीं रह सकता और सीखने के माहौल को विषाक्त नहीं कर सकता। मेरी माँ आगे आई। डीन हेस, मेरे बेटे ने सबूत दिखाया कि इस लड़की ने उससे मदद मांगी थी। आपका बेटा भी इसमें शामिल था? डीन हेस ने अंततः टाइलर को एक पिता की त्वरित सूची की जांच के साथ देखा, जैसे वह यह सुनिश्चित कर रहा हो कि परिवार के फूलदान पर कोई खरोंच न हो। डीन हेस ने आगे कहा, अब बात यह है कि लोगन स्कूल का डिसिप्लिन मानने से मना कर रहा है। उसने क्लास में रुकावट डाली, क्लासमेट्स से बहस की, अपने टीचर को उल्टा जवाब दिया और अब ऑफिस के काम का मजाक उड़ाता है। मिसेज मिलर, मैं समझता हूँ कि माता पिता अपने बच्चों को बचाते हैं, लेकिन सीनियर ईयर में इस तरह की अस्थिरता के लिए कोई जगह नहीं होती। अस्थिरता, मैंने दोहराया। ये शब्द पुरानी जिंदगी में भी मेरे साथ था। अस्थिर, इमोशनल, जलन रखने वाला, तुरंत गुस्सा होने वाला। उन्होंने कभी टाइलर को सुरक्षित नहीं कहा, उन्होंने कभी मेडिसन को बेईमान नहीं कहा। ये लेबल हमेशा उस इंसान पर लगते थे जिसके पिता डीन नहीं होते। डीन हेस ने फोल्डर मिस्टर मॉरिसन की डेस्क पर रख दिया। ये रहे आपके ऑप्शन। लोगन एक सच्ची सोच लिखता है, मिस्टर मॉरिसन और शामिल स्टूडेंट्स से माफी मांगता है और एक फॉर्मल वार्निंग मान लेता है, या वह वेस्ट ब्रिज हाई छोड़ सकता है। हम ऐसे स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते जो बेसिक डिसिप्लिन को मना करता है। मेरी माँ चुप हो गई। वही दीवार मेरे सामने खड़ी हो गई जिस पर अच्छे शब्द लिखे थे। अपनी पहली जिंदगी में मैं यही हार मान लेता था। मैंने खुद से कहा कि एक माफी स्कूल खोने से सस्ती है। एक बार खुद के बारे में सोचना अपने माता पिता को परेशान करने से सस्ता है। कागज पर एक झूठ बड़ों से लड़ने से सस्ता है। फिर एक झूठ एक रिकॉर्ड बन गया, फिर एक रिकॉर्ड एक मिसकैरेज बन गया, फिर एक मिसकैरेज सालों तक मेरे सीने में रेत भरकर जागने में बदल गया। मैंने मेडिसन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर फिर से आंसू थे, लेकिन उसकी आंखें डर से भी ज्यादा तेज किसी चीज से मुझ पर टिकी थीं। वह चाहती थी कि मैं कोने में फंस जाऊं। वह चाहती थी कि मैं पुरानी स्क्रिप्ट चुनूं, क्योंकि पुरानी स्क्रिप्ट उसके लिए बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थी। मैंने टाइलर की तरफ देखा। वो बोर होने के लिए काफी सेफ था। मैंने मिस्टर मॉरिसन की तरफ देखा। वो मेरे सिर नीचे करने का इंतजार कर रहे थे। आखिर में मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। उनका गुस्सा अभी भी था, लेकिन चिंता उस पर हावी हो गई थी। वो मेरे भविष्य, मेरी फाइल, SAT, स्कूल की रेप्यूटेशन, उन सभी शब्दों के बारे में सोच रही थी जो बड़े लोग तब इस्तेमाल करते थे जब वे चाहते थे कि कोई बच्चा कोई कड़वी चीज निगल ले और उसे दवा कह दे। मैंने उन्हें हल्की सी मुस्कान दी। माँ, मैंने कहा, चिंता मत करो। उन्होंने धीरे से कहा, लोगन, मैं कोई नकली कन्फेशन नहीं लिख रहा हूँ। डीन हेस का मुंह कस गया। फिर तुम समझ गए कि इसका क्या मतलब है? मैं समझ गया। मैं उनकी तरफ मुड़ा। अगर वेस्ट ब्रिज हाई को मुझसे ये दिखाने की जरूरत है कि टाइलर ने कुछ नहीं किया, मेडिसन ने कुछ नहीं कहा और मिस्टर मॉरिसन ने कुछ नहीं देखा, तो मेरा यहाँ से काम हो गया। मेडिसन चौंक गई। कोई टोकता इससे पहले मैं बोलता रहा, मैं ट्रांसफर कर दूंगा। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। टाइलर का बोर्ड वाला चेहरा भी थोड़ा फट गया। डीन हेस मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे स्टूडेंट्स को पता ही न हो कि एग्जिट भी है। मिस्टर मॉरिसन पहले संभले। बिना सोचे समझे बात मत करो। ये SAT से पहले का आखिरी हिस्सा है। अभी ट्रांसफर होने से तुम्हारा भविष्य खराब हो सकता है। मैं फिर से लगभग मुस्कुरा दिया। किसी और जन्म में यहाँ रहने से ऐसा हो चुका था। मैंने कहा, टीचर, मेरा भविष्य एक मौत से बच गया। ये ट्रांसफर से भी बच सकता है। मेरी माँ ने सांस ली। मेडिसन का चेहरा सफेद पड़ गया। डीन हेस की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे लगा कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ। ये ठीक था, उसे ऐसा सोचने दो। मैंने अपनी माँ के हाथ से अपना फोन उठाया और वापस अपनी जेब में रख लिया। सबूत अभी भी था। मेरे हाथ अभी भी साफ थे। टाइलर हेस अभी भी खड़ा था। मेडिसन कोल अभी भी झूठ बोल रही थी। वेस्टब्रिज हाई अभी भी वेस्टब्रिज हाई था। बस एक चीज जो बदली थी वो मैं था। मैंने अपनी माँ के सामने थोड़ा सिर झुकाया, टीचरों के सामने नहीं। चलो इसके बाद घर चलते हैं, मैंने कहा। कल हम ब्रुकफील्ड हाई के बारे में पूछेंगे। और इस बुरे दिन में फिर से जागने के बाद पहली बार आगे का रास्ता मुश्किल लेकिन मुमकिन लग रहा था। ये खबर कि मेरा ट्रांसफर हो सकता है मुझसे पहले घर के कमरे
204 में पहुंच गई। जब तक मिस्टर मॉरिसन ने क्लासरूम का दरवाजा खोला, आधी क्लास ने तय कर लिया था कि मैं उनकी पर्सनल ट्रेजेडी का विलेन हूँ। उन्होंने टाइलर को छोड़ दिया, जिसने लड़ाई शुरू की। उन्होंने मैडिसन को छोड़ दिया, जिसने मुझे मेस में बुलाया था, और फिर ऐसे रोई जैसे मेरे बुरे रवैये ने उसे किडनैप कर लिया हो। इसी तरह इल्जाम मुझ पर आ गया। कमाल है, मेरा स्कूल के एक दिन से भी कम समय के लिए दूसरा जन्म हुआ था, और ग्रुप प्रोजेक्ट पहले से ही उस एक इंसान को इल्जाम लगा रहा था जिसने इसे उठाने से मना कर दिया था। मिस्टर मॉरिसन लेक्चर के पास खड़े थे और उनका चेहरा इतना सिकुड़ गया था कि फटने वाला था। मिसेज मिलर अभी भी मेरे पास थीं, दोनों हाथों से अपना हैंडबैग पकड़े हुए मेरे लिए शांत दिखने की कोशिश कर रही थी। डीन हेस्ट शायद ऑफिशियल वर्जन तैयार करने के लिए आगे बढ़ गए थे, जिसमें उनका बेटा एक गलत समझा जाने वाला एथलीट बना रहा, और मैं एक खतरनाक सोशल प्रॉब्लम बन गई थी जिस पर स्टैंप की जरूरत थी। क्लास, मिस्टर मॉरिसन ने कहा, क्योंकि लोगन मिलर अपनी गलती मानने से इनकार कर रहा है। ये मामला अब और सीरियस हो गया है। टीचर की आवाज आई, इतनी धीमी कि ठीक लगे, इतनी तेज कि 28 स्टूडेंट्स एक झुरी बन जाएं। मैडिसन ने अपनी डेस्क पर सिर झुका लिया। उसकी आंखें फिर से लाल हो गई थीं। अगर रोना एक इलेक्टिव होता तो उसे किसी नेशनल टीम में रिकमेंड किया जाता। खिड़की के पास किसी ने धीरे से कहा, बस माफी मांग लो। दूसरे लड़के ने जोर से कहा, हाँ, सबको इसमें क्यों घसीट रहे हो? मेरा डेस्कमेट रायन ब्रूक्स इतना पीछे झुक गया कि उसकी कुर्सी ने लगभग उसे छोड़ दिया। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई आदमी अपनी आंसर की को समुद्र में जाते हुए देख रहा हो। ब्रो, रायन धीरे से बोला, अगर तुम चले गए तो मैं किससे फिजिक्स कॉपी करूंगा? यही रायन था, क्लास लॉयल्टी, लेकिन इसे एकेडमिकली पैरासिटिक बना दो। मैंने अपना बैग अपनी डेस्क के पास रख दिया और कहा, यह सबसे दिल को छूने वाली वजह है जिससे किसी ने मुझे रुकने के लिए कहा है। रायन ने एक हाथ अपनी छाती पर रखा। मैं दिल से बोल रहा हूँ। क्लास में हंसी फूट पड़ी, जिससे मिस्टर मॉरिसन मेरे मना करने से ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने अपनी उंगलियां लेक्चरन पर रखी। ये मजाक नहीं है लोगन, पीछे खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम लिखकर सोचना नहीं चाहते तो शायद खड़े होकर सोच सकते हो। मैंने मिसेज मिलर की तरफ देखा, उन्होंने भी मेरी तरफ देखा। अभी भी परेशान थी, लेकिन अब कंफ्यूज नहीं थी। उन्होंने मेडिसन का मैसेज देखा। उन्होंने मिस्टर मॉरिसन को अपने मुंह से कहते सुना कि फैक्ट्स को अलग रखा जा सकता है। इससे मुझे कुछ फर्क पड़ा। पिछली जिंदगी में मैंने सालों तक ऐसा महसूस किया था कि मेरी अपनी बातें भी कीचड़ में सनी हुई। इस बार एक इंसान जिसने मायने रखा, उसने किसी के उसे गंदा करने से पहले ही साफ वर्षन देख लिया। मैंने फिर से अपना बैग उठाया। नहीं, थैंक यू, मैंने कहा, मैंने पहले ही सोच लिया है, मुझे प्रॉब्लम मिल गई है। मिस्टर मॉरिसन का मुंह सपाट हो गया। और प्रॉब्लम क्या है? इस स्कूल में क्लासरूम शांत हो गया, खूबसूरत शांत, महंगी शांत, ऐसी शांति जो स्कूल तभी दिखाते हैं जब कोई स्टूडेंट पब्लिक रूम में शांत रहने वाला हिस्सा कहता है। मेडिसन ने जल्दी से ऊपर देख। टाइलर अब क्लासरूम में नहीं था, जो समझ में आता। प्रोटेक्टेड लड़के पेपर वर्क के लिए इंतजार नहीं करते। जब किराया लेने का नतीजा आता था तो वे हमेशा अजीब तरह से गायब रहते। मिस्टर मॉरिसन ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अभी ऑफिस। मेरे जवाब देने से पहले मिसेज मिलर आगे बढ़ गई। अगर लोगन का ट्रांसफर हो रहा है तो हमें कौन सा पेपर वर्क चाहिए? मिस्टर मॉरिसन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। डिसिप्लिन की इतनी सारी बातों के बावजूद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ मुझे जाने में मदद करेंगी। उनके जैसे बड़ों को डरे हुए और बात मानने वाले माता पिता पसंद होते हैं। फॉर्म मांगने वाली माँ एक अलग तरह की होती है। मिसेज मिलर, उन्होंने नकली मरीजों की तरह अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, इस स्टेज पर ट्रांसफर आसान नहीं है। एसएटी पास आ रहा है। ब्रुकफील्ड हाई वेस्ट ब्रिज हाई नहीं है। लोगन इमोशनल हो रहा है। मैं मुस्कुराया। टीचर, अगर आप अपने भले के लिए कहें तो मैं ट्यूशन फीस लेना शुरू कर सकता हूँ। रायन ने मेरे पीछे घुटन भरी आवाज निकाली। मिसेज मिलर मुस्कुराई नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, प्लीज हमें पेपर वर्क दे दो। मिस्टर मॉरिसन ने 3 सेकंड तक वही नजर बनाए रखी। शायद इस सीन का वो वर्षन ढूंढ रहे थे जिसमें वो अभी भी हमें कंट्रोल कर रहे थे। फिर उन्होंने एक ड्रॉअर खोला, एक ट्रांसफर और विड्रॉल पैकेट निकाला और उसे डेस्क पर पटक दिया। तुम्हें मेरे बड़े ऑफिस डीन हेस्ट और प्रिंसिपल बेनेट के सिग्नेचर चाहिए होंगे, क्योंकि लोगन अपना भविष्य बर्बाद करने पर अड़ा है, इसलिए स्कूल उसे नहीं रोकेगा। अच्छा, मैंने कहा, मुझे नफरत है जब लोग तबाही के सामने खड़े होते हैं, इससे लाइटिंग ब्लॉक हो जाती है। लोगन, मेरी माँ ने कहा, क्योंकि वह अभी भी मेरी माँ थी और राइटियस रिबेलियन की भी वॉल्यूम लिमिट थी। मैंने फॉर्म ली। पहला सिग्नेचर मिस्टर मॉरिसन का। उन्होंने अपने पेन का ढक्कन खोला, फिर रुके, निब को कागज पर मंडराते हुए। आखिरी मौका, खुद के बारे में सोचो। मेडिसन और टाइलर से माफी मांगी। मैं अभी भी डीन हेस्ट को इसे एक गलत फहमी मानने के लिए मना सकता हूँ। मेडिसन ने अपनी डेस्क से एक छोटी सी आवाज, एक परफेक्ट छोटा टूटा हुआ नोट। पिछली जिंदगी में वह आवाज मुझे पसलियों में हुक की तरह घसीट ले जाती। मैं ये जानने से पहले ही माफी मांगना शुरू कर देता कि मैं कौन सा जुर्म मान रहा हूँ। इस बार मैंने हुक देखा, इससे ये कम रोमांटिक हो गया। मेरे पास एक ट्रेड है, मैंने कहा। मिस्टर मॉरिसन ने आंखें सिकोड़ ली। कौन सा ट्रेड? अगर आप मैसेज चेक किए बिना मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए मेरी माँ से माफी मांगते हैं तो मैं होम रूम 204 के लिए फिजिक्स ओलंपियाड स्लॉट जीतने के लिए काफी देर रुकने के बारे में सोच सकता हूँ। फिजिक्स टीचर मिस पार्कर उस आखिरी वाक्य के दौरान अंदर आई। वह दरवाजे के पास रुक। उनकी नजरें मेरे चेहरे से हटकर फॉर्म पर गईं। एक सेकंड के लिए वह सच में चौंक गई। पूरे दिन में वो पहला टीचर चेहरा। इससे मेरा ये पूछने का मन नहीं हुआ कि वे स्कूल की आंखों पर बंधी पट्टी कहाँ रखते हैं। लोगन,
फौरन मिस पार्कर ने कहा, तुम ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ओलंपियाड रिकमेंडेशन लिस्ट जल्द ही आनी है, तुम्हारे स्कोर हैं। वह रुक गई। शायद उसे एहसास हुआ कि कमरे में किसी और बड़े को गलती से यह कबूल करने की जरूरत नहीं है कि वेस्टब्रिज हाई क्या खोने वाला है। मिस्टर मॉरिसन ने फिर भी यह सुन लिया। उनका हाथ पेन पर कस गया। मैं उनकी ओर मुड़ी। एक माफी, बहुत आसान। तुम कह सकते हो मिसेज मिलर, मैंने फैक्ट्स को अलग रखा और एक टीचर के तौर पर यह मेरे लिए शर्म की बात थी। मैं इसका छोटा वर्जन भी मान सकती हूँ। क्लास ने फिर से धीमी आवाज। मिस्टर मॉरिसन ने इतनी जोर से साइन किया कि पेपर पर डेंट पड़ गया। लो, उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने जाने का पक्का इरादा कर लिया है तो जाओ जल्दी। पेमेंट काली स्याही से स्टैम्प किया हुआ। उन्हें लगा कि वह मुझे निकाल रहे हैं। उन्होंने अभी अभी मेरे जाने को ऑफिशियल किया था। मैंने उनके हाथ से फॉर्म लिया। थैंक यू टीचर, मुझे पता था कि हम इसे शांति से सुलझा सकें। मिस पार्कर हमारे पीछे हॉलवे में आई और एक सही बात कहकर गिरने की रफ्तार कम करने की कोशिश। लोगन, इसे एग्जाम के पास ट्रांसफर करना रिस्की है। अगर यह सिर्फ गुस्सा है तो एक दिन इंतजार करो। सही सलाह, बहुत खराब टाइमिंग। अगर यह सिर्फ गुस्सा होता तो मैं करता, मैंने कहा। लेकिन मिस्टर मॉरिसन ने मुझसे झूठ पर साइन करने को कहा। डीन हेस ने मेरी फाइल को धमकी दी क्योंकि उनका बेटा इसमें शामिल था। अगर मैं रुका तो मैं टीचरों के अंडर नहीं पड़ रहा हूँ।